दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा क्वेश्चन पेपर 2016 को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें सभी बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वीडियो में लगाएंगे। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हमारे गिजू भाई बधेका है। ओके, तो याद रखिएगा दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजू भाई है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता पूछा गया है। तो अनौपचारिक शिक्षा में स्थान समय यह निश्चित नहीं होता है, यह कहीं भी हम ग्रहण कर सकते हैं, यह स्वतंत्र रूप से होती है। इसलिए यहाँ पर स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है। यह सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा का स्थान निश्चित नहीं होता है, समय भी निश्चित नहीं होता है, यह स्वतंत्र होती है। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। तीसरा क्वेश्चन का है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो हिंदी भाषा को हमारे राजभाषा का दर्जा मिला है। राज्य की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राज्य क्या एक क्वेश्चन ये भी बनता है। राज्य एक प्रशासनिक संगठित इकाई है। ओके, याद रखना है, जिसमें एक ही कानून लागू होता है, एक ही शासन लागू होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन का है कि शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये कथन तो जॉन डेवी ने कहा है। और एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया। ओके, तो द्विमुखी प्रक्रिया भी पता होना चाहिए। तो शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया जो है यह जॉन एडम ने किया है। ठीक है, जॉन एडम, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया जो है यह जॉन एडम ने दिया है, त्रिमुखी जो है जॉन डेवी ने दिया है। ठीक है, डेवी के अनुसार शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है तो जन्मजात शक्तियों का विकास करना। ओके, तो इसमें अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ये भी नहीं है, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना। तो याद रखिएगा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आता है तो जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। ओके, अतः उपयुक्त विकल्प में से कोई सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ गया। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो है जन्मजात शक्तियों से है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा माइंड में। अंतर्निहित शक्तियाँ जन्मजात शक्तियाँ अलग होती है, इसे याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत लोग पहले ऑप्शन पर सही मार्कर चले आते हैं, गलत है। तो दूसरा देखिए कहा गया है कि दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं। ओके, दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन कहते हैं। तो डी वाला सही है, जो दूरवर्ती शिक्षा रहती है। देखिए शिक्षा के 3 प्रकार है।
औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। और दूरस्थ शिक्षा जो होता है ना, यह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। औपचारिक शिक्षा में समय स्थान नियंत्रित रहता है, जैसे किसी कॉलेज स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है स्वतंत्र होती है, इसे कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे अपने परिवार में घूमते हुए, पत्राचार के माध्यम से, समाचार पत्र से, सोशल मीडिया से। तो ये जो है अनौपचारिक शिक्षा है, और अनौपचारिक शिक्षा ही दूरस्थ शिक्षा है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन शिक्षा दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के 3 केंद्रीय बिंदु है। शिक्षक के 3 केंद्रीय बिंदु शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है, यानी कि अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने वीडियो पॉज करके वीडियो को रिकॉर्डिंग कर दिया था, जिसकी वजह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मैं कहाँ पर था। तो दोबारा मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए 8वें क्वेश्चन शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। तो 8वां क्वेश्चन इसमें था कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। तो यह शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ होती है, जैसे सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण संश्लेषण की ओर। ये सभी क्या है? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, शिक्षण विधि है। यह जो है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। तो याद रखिएगा, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो ये हमारे फ्रोबेल ने कहा है। ऊपर भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, ताकि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पर जो है फ्रोबेल ने स्पष्ट किया है कि जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास है कि मारिया मोंटेसरी भारत कब आई। तो मारिया मोंटेसरी 1993 में भारत आई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1939 में भारत आई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला 11वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी है, किसका है? इसमें शिक्षकों का है। अगर शिक्षित समझ रहेगा तो वो जनसंख्या वृद्धि या इसके कारण प्रभाव को समझेगा। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी शिक्षकों का होता है। तो चलिए 12वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। शिक्षक के अधिकार को के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती जो है ये सभी है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो चलिए 13वां क्वेश्चन हमारे पास है कि पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। छात्रों को पढ़ने हेतु प्रेरित, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, तो शिक्षकों को छात्र के विषय में शिक्षित करने हेतु। तो डी ऑप्शन है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो पाठ्यक्रम का यही एक मतलब होता है कि जैसे इंटर्नशिप में आप गए होंगे तो वहाँ पर पाठ्य योजना बनाना पड़ता है। तो उसमें जो है शिक्षण को हम योजनाबद्ध तरीके से पहले से बनाए हुए प्लानिंग अनुसार पढ़ाते हैं। इसलिए यह ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्ति होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी।
तो परिवार के द्वारा हमें उपर्युक्त सभी प्राप्त होता है। जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन शिक्षा, ये सभी जो है हमारे परिवार से प्राप्त होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धकालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? तो यह हमारे आदर्शवाद पर आधारित थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आदर्शवाद पर आधारित थी। ओके, तो आदर्शवाद हमारा राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न को समाप्त कर दिया है। अब अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न बना है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी एक प्रश्न 1 मार्क्स के और जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं। तो देखो 16वां क्वेश्चन हमारा है टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम धारणा में विश्वास था। सत्यम का मतलब होता है कि बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, टैगोर ने समझा था। शिवम का मतलब है कि नैतिक विकास से और सुंदर मतलब है कला से। ओके, तो सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रोबेल के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फ्रोबेल को एजुकेशन ऑफ मैन के नाम से जानते हैं और इनकी रचना भी है जो 1926 में लिखा था। और दूसरा रचना है द प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग, ये 1853 में लिखा था। ओके, और एक और रचना हम बता देते हैं जो फ्रोबेल ने किंडल गार्डन यानी बच्चों के बगीचा का जनक कहते हैं। तो इनकी एक रचना है द पेडागोजी ऑफ द किंडल गार्डन। तो इसे याद रखिएगा, ये भी फ्रोबेल की रचना है। फ्रोबेल जो थे ना, यह है जो विद्यालय को बगीचा के रूप में तुलना किए थे और कोमल पौधों को बालक के रूप में और मालिक को कुशल शिक्षक के रूप में तुलना किए थे। मतलब कि शिक्षक को कुशल माली के रूप में तुलना किए थे। जिस प्रकार से माली जो है बगीचे को खरपतवार को हटाता है, उसे जैसे सींचता है, उसका देखभाल करता है, उसी प्रकार से जो शिक्षक होता है वह बालक को ज़रूरतों को पूरा करता है, उनके अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, उसकी भावनाओं को समझता है। ठीक है, तो ये फ्रोबेल की 2 रचना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा की कोई एक विशेषता लिखिए। तो देखिए, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, इसमें चारों को लिया है। परिवार समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र विश्व बनता है। यानी कि सीधे लिख सकते हैं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है जनसंख्या शिक्षा में। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा में एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो विश्व की जनसंख्या का अध्ययन करना ही जनसंख्या शिक्षा कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 परिभाषा लिखिए। तो दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? परिभाषा नहीं, विशेषता लिखिए। दूरस्थ शिक्षा ये दूरस्थ शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा होती है जिससे हम पत्राचार के माध्यम से स्व अध्ययन से परिवार से सीखते हैं। देखिए, जो व्यक्ति होता है ना, वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये कैसे सीखता है? यह अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही सीखता है। ओके, तो चलिए
हमारा पहला पॉइंट लिखिएगा कि इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, और दूरस्थ शिक्षा जो होती है यह अप्रत्यक्ष होती है। 2 लाइन में लिखना चाहे तो ये स्व अध्ययन और अप्रत्यक्ष होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। अनौपचारिक शिक्षा ही दूरस्थ शिक्षा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। देखिए, इसके उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। पहली बात, अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार, जनसंचार के साधनों जैसे टेलीविज़न द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं होते और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु या समय सारणी होती है। इसमें समय का भी पाबंदी नहीं होता है, न ही निश्चित कोई स्थान होता है, जैसे अनौपचारिक शिक्षा के जस्ट विपरीत होता है। ओके, तो अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य में क्या लिखना है कि इसका उद्देश्य नहीं होता है, बस। तो आपको समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, हमारा 11वां क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है। हालांकि ये जो क्वेश्चन आता है 25 वर्ड में लिखने के लिए आता है। कुछ पॉइंट अगर पता है तो 25 वर्ड में आप आसानी से लिख पाएंगे। ओके, इतना भी लिख देते हैं तो तभी बहुत है। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया क्या है। देखिए, मल्टीमीडिया जो होता है ना, यह विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से हम लोग श्रोताओं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारा जो है टेक्स्ट हो गया, आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं, वीडियो किससे देख रहे हैं, वीडियो हमारे टेलीविज़न से देख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से टेक्स्ट, एनिमेशन, PDF, JPG और ये सब क्या है, ये सब जो है ग्राफिक्स, ये सभी क्या है, मल्टीमीडिया के माध्यम है जिसके द्वारा जानकारियों को शेयर किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जानकारी, ठीक है, इसके माध्यम जैसे विभिन्न प्रकार की जानकारी मतलब कोई जानकारी कई प्रकार की होती है। शिक्षा संबंधी जानकारी, न्यूज है, कोई लेटेस्ट घटना, ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार की जानकारी है। विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, PDF, ये सभी क्या है, ये सभी विभिन्न प्रकार के माध्यम है। इसे श्रोताओं तक हम लोग पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अगर आ जाता है कि मल्टीमीडिया क्या है, इससे लिखिए। तो मल्टीमीडिया लिखने के लिए आपको लिखना है कि मल्टीमीडिया एक माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो के संयोजन से दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बौद्धकालीन शिक्षा की 2 विशेषता हमें बताना है। तो पहला विशेषता यह है कि यह शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करती थी, ठीक है। याद रखिएगा, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी यह प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान करती थी। और इसके बाद दूसरा है कि बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवेशिका संस्कार होता था, ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा में मठों के लिए प्रवेशिका संस्कार होता था। इसके बाद हमारे जो है 23वां क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्लेटो के नाम लिखिए। देखिए, जो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों का नाम पूछ लिया है, परंतु यह याद रखना है कि आदर्शवाद किसे कहते हैं। पहली बात, आदर्शवाद जो होता है वह आध्यात्मिकता पर अधिक जोर देता है। ओके, तो इसके प्रमुख जो है प्रवर्तक हैं जैसे प्लेटो, सुकरात। ये जो प्लेटो थे ना, यह शिष्य थे सुकरात का। प्लेटो, सुकरात, देकार्त लिखा है, देकार्ते भी लिखा सकते हैं। कॉमेनियस, हीगल, हीराल नहीं था, हीगल है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, हीगल।
तो यहाँ पर हीगल जो है आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं, और फ्रोबेल, देखिए जो फ्रोबेल है ना, यह फ्रोबेल जो है प्रकृतिवादी और आदर्शवादी ये दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा फ्रोबेल में आदर्शवादी भी हैं, प्रकृतिवादी भी हैं, तो इन्हें दोनों में भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है 24वां क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, इनका जन्म जो है यह है 22 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो टैगोर ने एक विद्यालय खोला था, ये भी याद रखना है, शांति निकेतन जिसका नाम था, और यह जो है 22 दिसंबर 1901 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में खोला था। 22 दिसंबर 1901 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारा 26वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताइए। ओके, ऊपर एक आया था इससे संबंधित जनसंख्या शिक्षा का अर्थ, इसमें लक्ष्य बताना है। तो जनसंख्या शिक्षा में एक इसका लक्ष्य होता है कि छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना, कि परिवार कितना होता है, जैसे नारा चल रहा है हम और हमारे दो, उसी प्रकार से परिवार के प्रति समझ विकसित करना जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य है। दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि के कारकों और परिणामों को समझने में सहायता करना, मतलब कारण परिणाम इसका पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा 27वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बन जाता है, वही है पर्यावरण प्रदूषण। मतलब कि पर्यावरण में जब कोई अवांछनीय तत्व शामिल हो जाता है, जिससे पर्यावरण गुणवत्ता घट जाती है, इसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। देखिए जो वायुमंडल होता है ना, इसमें निश्चित अनुपात में अपनी गैसें होती हैं, परंतु अगर कोई गैस बढ़ जाता है तो उसी बढ़ने की प्रक्रिया को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यहाँ बढ़ जाता है या घट जाता है। ओके, तो चलिए 28वां क्वेश्चन में दिया है कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। ओके, तो चलिए 19वां क्वेश्चन है कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम लिखिए। तो प्लेटो ने एक संस्था स्थापित किया था जिसका नाम था एकेडमी, और टैगोर ने शांति निकेतन किया था, ये भी पता होना चाहिए, 22 दिसंबर 1901 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन है। देखिए 30वां क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर दिया था कि राज्य जो है उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। ठीक है, तब एक शासन मतलब सरकार के अधीन हो। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। अब देखिए हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिभुजीय प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। त्रिभुजी कहिए, त्रिमुखी कहिए, त्रिध्रुवीय कहिए, बात एक ही है। देखिए जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिभुजीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। जॉन डेवी का मानना था कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान प्रदान करता है। ठीक है,
यह औपचारिक शिक्षा में भी लिख सकते हैं कि शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय, निश्चित विधि, निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम होना भी आवश्यक है। तो अगर ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें निश्चित पाठ्यक्रम और शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम इन तीनों को ही जॉन डेवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिभुजी प्रक्रिया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया बोला है। तो चलिए हमारा 32वां क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। ओके, तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती थी। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था बालक का सर्वांगीण विकास करना, जिसका मुख्य विशेषता है कि पहला विशेषता यह है कि मोक्ष प्राप्त करना। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। दूसरा, संस्कृति का संरक्षण करना। तीसरा, स्वस्थ चरित्र का विकास करना। और इसके बाद चौथा था सामाजिक कुशलता की प्राप्ति और पांचवा है व्यक्तिगत विकास। तो लिख दीजिएगा यही कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मोक्ष का प्राप्ति करना। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, अगर अति लघुत्तरी प्रश्न आता है तो एक लाइन लिखिएगा, मोक्ष प्राप्त करना था बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है 33वां क्वेश्चन दिया है कि प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं प्रयोजनवाद के वाच्य गुण। जो प्रयोजनवाद है बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। ओके, तो प्रयोजनवाद है व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। दूसरा है प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देता है। व्यवहारवाद और क्रिया पर अधिक बल देता है। यह शिक्षा दर्शन के रूप में प्रगतिशील दर्शन है। प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद भी बोलते हैं। ठीक है, जो प्रयोजनवाद है प्रगति दर्शन का एक रूप है और यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया बनाती है। ओके, यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया बनाती है। और इसके हम दोष देख लेते हैं। इसके दोष प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है, यह तो जो है आदर्शवाद देता है। यह केवल भौतिक दृष्टि प्रदान करता है, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं। वही बात है, प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील बताता है, मतलब सत्य हमेशा परिवर्तनशील रहता है। यह प्रयोजनवाद का है। प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसमें जो है इसमें कहा गया है कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो अगर हम करके कोई प्रयोग हम करके देखते हैं, अगर उसका परिणाम मनुष्य जीवन के लिए लाभदायक है तो उसे सत्य मानता है, अन्यथा सत्य नहीं मानता है। तो इसके बाद हमारा आ गया 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन है कि शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य समझ सकता है। ठीक है, मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा वे शिक्षक को मुख्य धारा मानते थे। शिक्षक छात्रों के साथ पवित्रता, प्रेम और सहानुभूति
पूर्ण व्यवहार करे। जो शिक्षक है छात्रों के साथ पवित्रता, प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो यह जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध में विचार हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 4 उपायों का वर्णन कीजिए। तो पहला है पानी के रास्ते और समुद्री तटों की सफाई करनी चाहिए। दूसरा है प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट न होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल कम करें। जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। ओके। और इसके बाद चौथा है जल प्रदूषण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। यह जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कारण है। 36वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में बताइए। विद्यालय विभिन्न प्रकार का अभियान शुरू कर सकता है, बस यही कर सकता है। विद्यालय शिक्षार्थियों और व्यापक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण अभियान और गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। इसमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका सर्वोपरि है। विद्यालय संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका सर्वोपरि है, याद रखिएगा। 37वां क्वेश्चन हमारा है कि बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। तो जो बाल श्रम है यह किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। अगर कोई बच्चा बाल श्रम करता है तो शिक्षा में उसका बाधक तो होगा ही, क्योंकि उसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। देखिए, हमारा बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर और स्थानों को देखने को मिलता है। बाहर बालक दुकानों पर काम करते हैं तो घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कारण परिवार की आर्थिक स्थिति है। पारिवारिक परिस्थितियां बालक को विवश करती हैं, जिससे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो करती है, परंतु अगर परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहेगी तो बालक इस पेट भरने के लिए तो कुछ चाहिए। हालांकि विद्यालय में तो आप भोजन दे देंगे, परंतु घर पर कैसे खाएंगे? घर पर भी तो उसे रहना है, तो इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें काम करने पड़ते हैं। तो यह जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में एक बाधा को उत्पन्न करता है। सरकार इन परिवारों को सहायता देनी चाहिए। हालांकि इसके लिए कई परियोजनाएं हैं, परंतु जो परिवार शिक्षित नहीं रहेगा इस परियोजनाएं के बारे में नहीं जान पाता है, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो पाती हैं। और भी कई कारण होते हैं। तो देखिए, हमारा 38वां क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। तो इसमें अपना विचार लिखना है, किसी विचार को कॉपी नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ तो ये भी विचार कॉपी नहीं करना है, हालांकि ये लिख सकते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन मूल्यों को भी शिक्षा देते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। मतलब जीवन की मूल्य जैसे नैतिकता हो गया, ईमानदारी हो गई, ये सब की बात कर रहा है। वे भावी जीवन के चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाता है? शिक्षक निभाता है। शिक्षक एवं विद्यालय सामाजिक परिवर्तन को निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। पहला है नवीन परिवर्तन लाने में सहायक, दूसरा है सामाजिक प्रत्यात्मकता, तीसरा है सामाजिक सुधार, चौथा है ज्ञान के क्षेत्र में विकास और पांचवा है परिवर्तन की समीक्षा। इसके बाद हमारा जो है
40वां क्वेश्चन है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है। इन्होंने जो है नैतिकता एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया है, क्योंकि फ्रोबेल जो है आदर्शवादी थे ना, और प्रकृतिवादी भी थे। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों में दैवी स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना आवश्यक है। ओके, तो याद रखिएगा, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, और बच्चों को अपने दैवी स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना था। चलिए, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, जनसंख्या माध्यमों को बढ़ती भूमिका एवं उनके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। जनसंख्या माध्यमों की बढ़ती भूमिका, अरे सॉरी भारी मिस्टेक हो गया। जनसंख्या संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं प्रभाव को अपने शब्दों में लिखिए। जनसंख्या संचार माध्यम जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, टीवी हो गया, ये सब जनसंचार के माध्यम है। तो वर्तमान समय में जन संचार माध्यमों को समाज में बहुत गहरी भूमिका है। ये राष्ट्रीय विकास के 3 प्रकार से सहायक होते हैं। पहला है जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देना, दूसरा है विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाना, तीसरा है विकास के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता प्रदान करना। जन संचार माध्यम सूचनाओं को प्रेषित करने तथा उन्हें व्यवस्थाबद्ध करने का कार्य करता है। तो इस पॉइंट को लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है जन संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। देखिए, अगर इससे आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसको क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे विजय स्टडी प्लेनेट पर। ठीक है, तो जैसे विजय स्टडी प्लेनेट पर आएंगे तो यहाँ पर जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया है आपको इसे एक वेबसाइट के रूप में लिखेगा, हालांकि इस पर कोई ऐड नहीं आएगा। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। यह मैंने 2016 के पेपर को डिस्कस किया है, और अगले वीडियो में हम 2018-19 इसके आई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखना।